नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बजट में चुनावी राज्यों के लिए न हो योजना का ऐलान, चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश। विपक्षी दलों ने फैसले का किया स्वागत। अखिलेश यादव को हाईकोर्ट से झटका, 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर रोक। अदालत ने कहा राज्य सरकार को अधिकार नहीं। अकाली दल के घोषणा पत्र में कई वादे, कांग्रेस का आरोप बदहाली के लिए मौजूदा राज्य सरकार जिम्मेदार। पहली बार होगा इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल। किसानों का 2 महीने का ब्याज होगा माफ, सरकार पर पड़ेगा 660 करोड़ से ज्यादा का भार। कैबिनेट से आईएएम संशोधन बिल को भी मंजूरी। दक्षिण चीन सागर पर चीन को अमेरिका की चेतावनी, कहा अंतर्राष्ट्रीय हितों की होगी रक्षा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हटने का ऐलान। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख युवाओं को रोजगार और सस्ता अनाज जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इसे जारी किया। इधर एक बार फिर कांग्रेस ने अकाली दल और बादल परिवार को राज्य की बदहाली का जिम्मेदार बताया। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसे वादे इसमें शामिल हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में इसे जारी करते हुए अमृतसर और मोहाली को आईटी हब बनाने और हर शहर में वाईफाई का वादा किया। सीवरेज, वाटर सप्लाई, कंप्लीट कंक्रीट गलीज एंड सोलर लाइट कंप्लीट। वी विल मेक पंजाब विलेजेस एम्पावर विद अर्बन सेक्टर। दैट इज माई नाउ प्रायोरिटी। अकाली दल के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को जगह मिली है उनमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार, मुफ्त प्रेशर कुकर, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन, छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी, 25 रुपए की दर से 2 किलो घी जैसे वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खूब आलोचना की। इधर कांग्रेस ने अकाली दल के घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र की नकल बताया। वो तो हमारी बातें की हैं, जो हमने कहा है वही उठा के उन्हें कर दी। अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? वहीं राज्य के अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। केंद्र में आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की सरकारें देखी होंगी, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। 2.5 वर्षों का समय हो गया, कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी दिल्ली की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ हो। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार 5 विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाने का फैसला किया है। पहली बार हिस्ट्री में 423 इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जो है जो सर्विस वोटर है उनके लिए अपलोड हो गया। अब वो उनके पास ओटीपी जाता है उनके मोबाइल पर, वो डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करके अपना वोट कास्ट करके भेज देंगे। बीजेपी और कांग्रेस पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पानी, रोजगार और ड्रग्स को विशेष मुद्दा बनाया है। राज्य में 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अकाली दल के घोषणा पत्र पर बातचीत करने के लिए प्रविंदर पाल सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल से। स्वागत है आपका। आपके घोषणा पत्र को लेकर तमाम बातें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा 20 लाख नौजवानों को रोजगार की बात आपका घोषणा पत्र कहता है, लेकिन पंजाब में पिछले 10 साल में जो बेरोजगारी औसत है वो हर साल बढ़ता रहा है और कारोबार जो है युवाओं के लिहाज से वो नशा एक बड़ा, मैं कहूं कि मुद्दा है। क्यों आपकी सरकार इस पर असफल रही है और उसका जिक्र इस पूरे घोषणा पत्र में कहीं नजर नहीं आता है?
नहीं, आपने शायद इस मामले में ध्यान से देखा नहीं, मेरे को लगता है। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान 2,28,000 सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा जो अब हमने घोषणा की है, आज हम स्किल सेंटर बनाने जा रहे हैं, 25,000 स्किल सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो कि 5 गांवों को मिलाकर एक स्किल सेंटर बनेगा। और उस स्किल सेंटर के माध्यम से हम 10 लाख लोगों को रोजगार जो देने का एक साधन लेकर चल रहे हैं। अगले 5 साल में हम उनको स्किल सेंटर में उनको ऐसी ताकत देंगे जिससे वो सीखने के बाद में अपना पैरों पर खड़े होकर वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उसके लिए जहां हमने उनको एक लोन देने का जो प्रोविजन है कि अगर वो स्किल सेंटर से वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको उसका बाद व्यापार करना, उसके लिए स्किल सेंटर भी देंगे। इसके अलावा हम टैक्सी के लिए परमिट देने जा रहे हैं, उसके लिए कोई डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। इस तरह के ऐसे कई घोषणाएं इस घोषणा पत्र में। जहां तक आपने नशे की बात की, नशा पंजाब की जो समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब एक सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर का प्रदेश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो लगती हमारी सीमाएं हैं, वहां से नशा आता है। आज हमने जो इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं नशे को रोकने के लिए की है, उसमें हमने बीएसएफ के पीछे अपनी एक अपनी सुरक्षा ताकत लगाने के लिए एक एजेंसी लगाने की एक बात कही है, ताकि जो नशे की खेप अगर बीएसएफ की आंखों से बच के आ जाए तो उसे हम रोकने में कामयाब हो सके। इसी तरह जो रिहेबिलिटेशन है उनको और उसको अपना जो ताकत दी जा सकती है, उसका जो नवीनीकरण किया जा सकता है, उसके बारे में हमने इसमें कहा है कि 10 साल में जो सरकार इस कदम को नहीं उठा पाई, फिर जनता नहीं, हमने उठाए हैं, हमने उठाए हैं 2,28,000 नौकरी का जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, ये किसी भी सरकार के टाइम पे पंजाब में नहीं हुआ। ये पहली बार हुई है कि पंजाब में जितनी सरकारी नौकरी मिली है, बिना सिफारिश के मिली है, ऑन मेरिट मिली है, नंबरों के बिहाफ पे मिली है। और एक एक आदमी ऐसा आपको मिल जाएगा, जब आप किसी पूछने जाएंगे जो बहाल हुआ है कि किसी सिफारिश के साथ हुई या किसी बात से हुई, वो आपको साफ इनकार करेगा। जबकि एक इतिहास रहा है, हरियाणा के साथ पंजाब का भी इतिहास रहा है। आपको याद होगा, उसका सीमांत क्षेत्र है, बिल्कुल पड़ोसी राज्य हरियाणा, और उसमें जेबीटी टीचर घोटाले को लेकर आज भी उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री है चौटाला साहब जेल में है। तो एक उस मनोदशा में जब एक रोजगार सरकारी नौकरी पाना जब सबसे बड़ी इच्छा, उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। और वहां पर जाकर के प्रदेश में अगर सरकारी नौकरी बिना किसी अपना सिफारिश के और बिना किसी कायदे के उसको मतलब समझे उसको मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं मानना के वादा करेंगे। हमने ये कहा कि हमने पिछले 10 साल में 2007 से लेकर 2017 तक 2,28,000 नौकरियां दी है। और जो हम वायदा कर रहे हैं 20 लाख जॉब जो हम देने की वायदा कर रहे हैं, उसमें हमारा सिस्टम ये है, उसमें हम जो नौकरी है स्किल सेंटर में जो हम अपना बना रहे हैं, उस स्किल सेंटर के माध्यम से भी जो लोग जो युवा आएंगे उनको रोजगार देंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र और आपकी बात को अगर सही मानते हुए ये कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है। पिछले 10 साल में 2.25 से 2.5 लाख नौकरियों की सरकारी नौकरी की बात, सरकारी नौकरी, इसमें 20 लाख नौकरियों में 20 लाख नौजवानों को रोजगार, उसमें जो 20 लाख नौकरी की हम बात कर रहे हैं, इसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ उद्योगों की नौकरियां भी हैं, इसमें पर्यटन की नौकरियां भी हैं, इसमें सारे सेक्टर। आपको याद होना चाहिए कि पिछले 2 साल पहले जो हमने एक उद्योग को लाने की जो पहल शुरू की है, हमारा जो ये प्रदेश है, ये पिछले 1.5 साल पहले जाकर के अब पावर सरप्लस हुआ है। इससे पहले इसमें 8-8, 10-10 घंटे आमतौर पर बिजली के पावर कट लगते थे। तो उस उद्योग की हालात क्या होगी जिस प्रदेश में बिजली नहीं होगी? हमारी सरकार को ये जाता है क्रेडिट कि हमने अपने प्रदेश में बिजली का जो सरप्लस काम करके दिखाया। आज हमारे पास बिजली इतनी है कि हम उद्योग को सबसे सस्ती दर पर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती दर पर बिजली देते हैं। दूसरी जो बात है, अब हम ट्यूबवेल के लिए, कृषि के लिए बिजली दे रहे हैं। आज भी हमने ये वादा किया है कि 10 घंटे तक हर किसान को हम ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त देंगे, किसान की मनोदशा को सुधारने के लिए, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी ताकत किसान है और सबसे बड़ा मर्ज किसान भी है, क्योंकि बिल्कुल मर्ज है। अब तक मैं अगर आंकड़े मेरे सामने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पिछले 10 साल में किसानों की आत्महत्या के मसले हों या फिर किसानों के कर्ज को लेकर उनकी दुश्वारियां हों, वो सबसे ज्यादा हमने कर्ज के मसले से जिम्मेदार कौन रहा है? आप कह रहे हैं कि आप 10 घंटे मुफ्त बिजली देंगे, क्या वो समस्या ट्यूबवेल के लिए क्या वो किसानों की पहले भी दे रहे हैं, अब उनको और भी देंगे, छोटे किसानों को भी देंगे, हर एक किसान को देंगे, उससे ताकि पानी की सिंचाई की जो परेशानी है वो ना हो। दूसरी बात जो किसानों की आपने कही, किसानों के लिए हमने जो है, अब जो पहले हमने 50,000 रुपए फसल बीमा के तौर पर हम उनको देते थे ब्याज मुक्त, अब उसकी सीमा हम 2 लाख रुपए करने जा रहे हैं अगली सरकार बनने के बाद। इसके साथ ही किसानों के लिए हमने सेहत के लिए, उनकी अपने स्वास्थ्य के लिए उनको बीमा किया है। किसानों के लिए हर प्रकार के उनको साधन दिए, बिजली उनकी मुफ्त है, पानी के उनके जो ट्यूबवेल चलाते हैं, हर तरह का उनको साधन हमने जो है किसानों को दे सकते थे, हमने दिया। इस बार एक बड़ी घोषणा हमने की है कि जो किसान चाहे वो धान बेचेगा, उगाएगा या गेहूं उगाएगा, उसको हम एमएसपी पे 100 रुपए अपनी स्टेट की तरफ से उसको अपना क्विंटल पे देंगे। तो ये बड़ी घोषणा है। किसानों को लेकर के बातें तो सब कर रहे हैं, कर कौन रहा है, ये बात सबसे बड़ी विषय है।
पंजाब के अलावा किसानों की मनोदशा तो कई दिशा में खराब है, वो यूपी में भी है, वो महाराष्ट्र में भी है, वो एमपी में भी है, लेकिन किसानों के लिए सबसे ज्यादा हितकर कौन काम कर रहा है? जब इस बारे में आप जाएंगे तो आपको अकाली दल के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। पिछले 10 साल से हम किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं ट्यूबवेल पे, किसी राज्य में ये फैसला नहीं हुआ आज तक, हम करके दे रहे हैं। हमने ये भी कहा हम 2 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, 30 रुपए किलो बीपीएल परिवारों को दाल दे रहे हैं। आज एक आखिरी सवाल मैं तीनों पार्टियों की बात करूं, बीजेपी का घोषणा पत्र हो, कांग्रेस का हो या अकाली दल का हो, कमोबेश एक ही तरह के लुभावने वादे में दिखते हैं। मैं इसलिए एक तरह कह रहा हूं, सस्ती दरों पर एक तरीके से फ्रिस्बीज की बात हो रही है। 25 रुपए की दर से 2 किलो घी मिलेगा तो 5 किलो चीनी मिलेगी 10 रुपए की दर से। सवाल ये कि पैसा आए कहां से? जनता ठीक है आपके लुभावने वादों पे आ सकती है, लेकिन बजट भी है, एक हमने सरकार के पास। देखिए अर्थव्यवस्था में आमदन भी एक जरिया है, जब तक आमदन नहीं होगी खर्चे और सब्सिडी देना आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, मैं इससे आपको इनकार नहीं करता। लेकिन जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। जब हम 2 रुपए किलो अपना गेहूं और 30 रुपए किलो दाल पिछले लंबे समय से, पिछले 10 साल से दे रहे हैं, तो किसी तरीके से दे रहे हैं, किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, किसी तरीके से दे रहे हैं। हमने अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया, हमारा टैक्स कलेक्शन अपने रेशियो में उसी हिसाब से बढ़ाया जिस हिसाब से हमारे खर्चे बढ़े हैं। हम अगर सब्सिडी की ओर जा रहे हैं तो हमने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया। अब हमारी कोई भी नेगेटिव इमेज नहीं है, आज भी हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में है हम सबसे आगे हैं। हम किसी भी ऐसे क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश से जो हम तुलना करेंगे, चाहे वो डेब्ट रेशियो में करेंगे, किसी भी रेशियो में करेंगे, हमारी तुलना जो है गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अच्छे राज्यों से जिनको गिना जाता है उनसे काफी अच्छी है। तो ये तो देखो विरोधाभासी बातें होती है। 10 साल जब कोई सरकार राज में रहती है तो उसके बातें में ऐसी टिप्पणियां आमतौर पर होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों का विकास हुआ है, जिन लोगों को सामाजिक भलाई की ऐसे स्कीमें मिली है, ये सिर्फ बीपीएल और किसान परिवारों की बात कर रहे हैं, हम सारे पंजाब को ये बात नहीं कर रहे देने की। तो इसलिए ये स्कीमें तो हमें देनी पड़ेगी। अगर आखिरी सवाल, उद्योगों को लेकर भी जो रिपोर्ट है बहुत अच्छी नहीं है, कैसे उन्हें आप बताएंगे कि 10 साल में जो आपने नहीं किया वो अब करेंगे? हमारे यहाँ लगभग 19,500 नए उद्योग लगे हैं पिछले 5 साल के दौरान, जो कि पहले कभी नहीं था। ये रिकॉर्ड है इसी बारे में। हमने जितना उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की है, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस और विप्रो जैसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पंजाब में आए हैं। जब से हमारे यहाँ बिजली सरप्लस हुई उसके बाद में उद्योगों का आना जाना बढ़ा है। तो जहां हम इस काम की ओर कर रहे हैं, किसानों का की अगर सहयोग कर रहे हैं, तो हम उद्योग के लिए भी फिक्रमंद है। सबसे सस्ती बिजली दर पूरे पंजाब में है, सिर्फ किसी प्रदेश में ऐसी बिजली नहीं है इंडस्ट्री के लिए। हम इंडस्ट्रियल को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमने व्यापारियों के लिए घोषणा की है कि जो 1 करोड़ रुपए तक किसी खाता भरी की जरूरत नहीं थी व्यापारी को, उसकी सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ करने जा रहे हैं। तो हम सारे मसलों को, हम किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं रहे हैं, हर वर्ग का हमने पहले भी ध्यान किया और उसको बढ़ाने जा रहे हैं। पेंशन जो 500 रुपए हम देते थे सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, अब वो गरीब को 2,000 रुपए देंगे। लंबी बहस इस पे, लेकिन आप कहें कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल में जो किया है उसको और बढ़ाने की कोशिश, जो हमने किया है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। चुनाव में जनता आपके इन वादों पर कितना भरोसा करती है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। आम बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा और चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी देते हुए सरकार को कुछ निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा है कि बजट में 5 चुनावी राज्यों के लिए किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने सरकार से आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में 5 चुनावी राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा नहीं की जाए। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करने को कहा है। साल में जो है वो 12 महीने कहीं कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। बजट जो है किसी एक राज्य का या किसी एक राज्य से रिलेटेड नहीं होता। बजट जो है वो पूरे देश का होता है। इसलिए जो लोग उसको रोकने की बात या जो लोग उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे उसमें तर्क नहीं था।
तथ्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक उसके कारण थे। आयोग ने सरकार को 2009 की एडवाइजरी की भी याद दिलाई, जिसमें परंपरा के मुताबिक चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान पेश किए जाने की बात शामिल है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार से चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अत्यंत राजनीतिक मत रखती है हर मुद्दे का, इसलिए ये और भी ज्यादा अति आवश्यक होता है कि चुनाव आयोग के आदेश को सिर्फ लिखित आदेश को ही नहीं, लेकिन उसके स्पिरिट को भी आदर सहित आदर पूर्वक उसका पालन किया जाए। We still believe that the presentation of budget should be postponed, and BJP or any party in power should not try to take unfair political advantage of the budget announcements. पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी और संविधान से जुड़े मामलों के जानकार भी मानते हैं कि सरकार को इन निर्देशों को मानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के जो इंस्ट्रक्शन है बड़ी क्लियर है, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाई 5 स्टेट में आप अपनी अचीवमेंट के गुणगान नहीं करें। गवर्नमेंट हमेशा मानती है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस, मॉडल कोड के इम्पोर्टेंस को खूब जानती है और गवर्नमेंट कभी जानबूझ के उल्लंघना करने की कोशिश नहीं करती। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया था। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल चुनाव के मद्देनजर 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और इन मामलों में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट टालने की जनहित याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान की दूसरी पार्टियों ने निंदा की है और इस जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से केजरीवाल चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन कर रहे हैं, आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करना उन्हें भारी पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग पर दिए विवादित बयान की विपक्षी दलों ने निंदा की है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर केजरीवाल की आलोचना की है। अगर आपत्ति की है इलेक्शन कमीशन में तो सही आपत्ति की है। अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक संस्थानों से, संगठनों से इस तरह का बर्ताव करने से बचना चाहिए। जो लोग खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनको हर जगह इस प्रकार की बात नजर आती है और ये एक धिक्कार का विषय है कि इलेक्शन कमीशन जैसे स्वायत्त बॉडी को, इलेक्शन कमीशन जिसकी इंटीग्रिटी पूरे विश्व में जानी जाती है, उसको आप इस प्रकार एक राजनीतिक अखाड़े पे उतार रहे हो। जानकारों का मानना है कि इस मामले में आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ये बराबर इसका उल्लंघन करते रहेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आपका पार्टी सिंबल वो फ्रीज कर सकता है, यानी कि वापस ले लेगा जो सिंबल दिया पार्टी का। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि प्रतिबंध भी लगाया है। इलेक्शन कमीशन भी चुप रहने वाला तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन के दौरान तो बहुत पावर्स हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उस जवाबी कार्रवाई में आ जाए तो दुखी कर देगा, इसलिए इस किस्म की कन्फ्रंटेशन की स्टेज आने नहीं देनी चाहिए। गोवा और पंजाब की रैलियों में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने की जगह चुनाव आयोग पर लोगों को रिश्वत लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुल्तानपुर में 2 चुनावी रैलियां की। इस मौके पर अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और राज्य में अगली सरकार उनकी ही होगी। मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ। सुल्तानपुर में आयोजित रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की होगी। मुझे नहीं पता कि हमें कौन हमारा विरोधी पार्टी का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो समीकरण अभी है उत्तर प्रदेश में, जनता ने मन बनाया है और खासकर आपने मन बना लिया है। अगर कोई जीतेगा यहां से तो साइकिल वाला जीत करके जाएगा, ये मन बनाया हुआ है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने प्रदेश के हित में सारी लड़ाई लड़ी है
बीजेपी पर झूठे वादे करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तमाम चुनावी वादे पूरे करेगी। अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहां हैं? कोई हमें बता दे, दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ, कोई जानता हो अच्छे दिन कहां हैं? पार्टी और परिवार के विवादों को निपटाने के चलते अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री बुधवार को लखीमपुर में चुनावी रैली करेंगे। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन जातियों को एससी का सर्टिफिकेट जारी न करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दिए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस आशय का डायरेक्शन दिया गया है कि सभी जिलों में अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दें कि उस नोटिफिकेशन के आधार पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार किसानों का 2 महीने का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आईएएम संशोधन बिल समेत दूसरे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इसमें किसानों के लिए नवंबर-दिसंबर 2016 के लिए अल्प अवधि कर्ज पर लगने वाले 660 करोड़ 50 लाख का ब्याज माफ करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सहकारी बैंकों के रीफाइनेंसिंग खर्च को उठाएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईएम संशोधन बिल पर मुहर लगा दी है। इसमें छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने, संस्थान की पूरी स्वायत्तता और जवाबदेही के प्रावधान हैं। इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन के अदला बदली को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत 11.35 एकड़ जमीन का इस्तेमाल पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किया जाएगा। सरकार ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर के निर्माण पर भी मुहर लगा दी है। इस प्रोजेक्ट में 2254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को भी मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलीकट्टू मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जनवरी 2016 में जारी सूचना वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार ने यह फैसला तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए विधेयक को देखते हुए लिया है। केंद्र की दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब आवेदन सुनवाई के लिए बेंच के सामने आएगा तब फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कल जलीकट्टू का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा से पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नाम का ऐलान टाल दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और सरकार को भी 27 जनवरी तक सील बंद लिफाफे में प्रशासकों के नाम सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हिदायत दी कि बोर्ड में प्रशासकों के नाम का प्रस्ताव देते समय कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई को 3 लोगों के नाम का सुझाव देने को कहा, जो फरवरी के पहले हफ्ते में आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 30 जनवरी को करेगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर हाल में अपने हितों की रक्षा करेगा। वहीं चीन ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में अपने और अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने साफ किया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। I think areas in the South China Sea that are part of international waters and international activities, I think the U.S. is going to make sure that we protect our interests there. So it's a question of if those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend international territories from being taken over by one country. इधर चीन ने अमेरिका के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अपनी नीति को जायज ठहराया है।
在南海问题上的立场是明确和一贯的。那么我们在南海的行动也是正当合理的，不管别的国家发生什么样的变化，说了什么样的话，想做什么样的事情。इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया में आईएस के खिलाफ रूस के साथ सैन्य अभियान चलाने की भी बात कही है। एक और बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका ने व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से खुद को अलग करने का फैसला किया है। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 12 देशों के दस्तखत वाले समझौते को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमल में लाया गया था, जिसे ओबामा की एशिया नीति की धुरी माना गया। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इससे अमेरिकी कामगारों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन सरकार को ब्रेक्जिट मामले में बढ़ने पर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे को ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर लाने के लिए संसद की सहमति लेनी जरूरी है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री कार्यकारी आदेश के जरिए लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को प्रभावी बना सकती हैं और यूरोपीय संघ से अलग होने की बातचीत शुरू कर सकती हैं। लेकिन 3 के मुकाबले 8 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि सरकार संसद की मंजूरी के बिना अनुच्छेद 50 को लागू नहीं कर सकती। हालांकि इस मामले में स्कॉटलैंड की संसद और वेल्स व उत्तरी आयरलैंड की विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में दायर याचिका में दलील दी गई थी कि ब्रेक्जिट पर संसद की सहमति नहीं ली जाती तो ये अलोकतांत्रिक फैसला होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।